नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की इस यूनिट में सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा सिलेबस मैं बता दूं, जिससे कि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो कि कौन कौन से पार्ट आपके सिलेबस में हैं और कौन कौन से पार्ट आपके सिलेबस में नहीं हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में बीएससी फाइनल ईयर फिजिकल केमिस्ट्री टोटल 5 यूनिट हैं, जिसमें सबसे पहले है क्वांटम, दूसरी है एमओटी। अब यहां पर बुक के अंदर फोटो केमिस्ट्री वगैरह दे रखी हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहली यूनिट है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरी यूनिट है एमओटी, क्वांटम के बेस पर। जो आपकी थर्ड यूनिट है ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग प्रकार की है, ये क्वांटम के बेस पर है। फोर्थ यूनिट है, और इसी के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक और चीज ऐड कर रखी है, वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रो, इसी के अंदर है। उसके बाद जो आपकी फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट आपकी है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। फोर्थ यूनिट आपकी है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। और जो फिफ्थ यूनिट है ये है सॉल्यूशंस। ठीक है, इस तरीके से आपका बीएससी फाइनल ईयर का सिलेबस है। ध्यान दीजिए, इसके अलावा जो पी भागचंदानी की बुक में सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐड करके दे रखा है, तो उसको आपको नहीं करना। एमजीएसयू का ये सिलेबस है। सबसे पहले एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है, सबसे पहली यूनिट है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स की। दूसरी यूनिट है एमओटी, और ये भी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड है।
तीसरी यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये भी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड है। फोर्थ यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। ध्यान दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट जो है वो सेकंड ईयर में थी और यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स सेकंड है। और फिफ्थ यूनिट है सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है, जिन भी स्टूडेंट के पास पी भाग चंदानी की बुक्स हैं, जिनके पास पी भागचंदानी की रेफरेंस बुक के रूप में जिनको यूज करते हैं, उनको एक चीज का ध्यान देना है कि बीएससी फाइनल ईयर की बुक में थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट आपकी इस फिजिकल की बुक में नहीं दे रखी है। यहां पर आपके दे रखी है फोटोकेमिस्ट्री, यहां पर दे रखी है फोटोकेमिस्ट्री, और ये फोटोकेमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर का पार्ट है। तो आपको क्या करना है, यहां से फोटोकेमिस्ट्री को हटाना है और उसकी जगह पर बीएससी सेकंड ईयर की पी भागचंदानी की बुक से, मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में भी कुछ ऐसा ही है तो वो भी इस तरीके से इसको देख लें। तो यहां से आपको क्या करना है, बीएससी सेकंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक लेनी है और उस बीएससी सेकंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक में से इसको जिरोक्स करवा के और यहां पर लगा लेना है। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड पार्ट जो है ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर में है, और यहां पर उसकी जगह पर आपके दे रखा है जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री की। फोटोकेमिस्ट्री आपके नहीं है, वो सेकंड ईयर के अंदर है, तो आपको वहां से थर्मोडायनेमिक्स सेकंड को लेकर और यहाँ पर इसके अंदर लगवा लेना है, ठीक है। तो टोटल क्वांटम मैकेनिक्स आपके है, एमओटी आपके है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब कुछ तो क्वांटम पर डिपेंड करता है, क्वांटम ही है। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, फर्स्ट हम ऑलरेडी वहां पर पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में है सॉल्यूशंस। आज हम इसी यूनिट को स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन, डिल्यूट सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट ऑफ फैक्टर, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा आपको एक बार सिलेबस के रूप में बता दिया, सिलेबस में एक बार वापस रिपीट कर दूं। सबसे पहले एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट है, दूसरी एमओटी की यूनिट है, तीसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट है, और ये तीनों क्वांटम की है। उसके बाद फोर्थ यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, और फिफ्थ यूनिट है सॉल्यूशंस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड आपको पी भागचंदानी की फाइनल ईयर की बुक में नहीं मिलेगी फिजिकल केमिस्ट्री की, इसके लिए आपको सेकंड ईयर की पी भागचंदानी की बुक लेनी पड़ेगी और वहां से इसको जेरॉक्स करके यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर उसकी जगह पर फोटोकेमिस्ट्री दे रखी है, इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज की हमारी जो यूनिट है, आज हम फिफ्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर के लिए। बीएससी थर्ड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की पहली यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब इससे पहले हमने 3 यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 यूनिट मैं करवा चुका हूं। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री है, इसकी 1 यूनिट करवाने के बाद मैं वापस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जाऊंगा और उसकी 3 यूनिट करवाऊंगा। अभी तक हमें सिलेबस का कंफर्म नहीं है, लेकिन हम यही मानकर चल रहे हैं कि लगभग कंप्लीट सिलेबस ही आपके रहेगा, उसके हिसाब से हम ये यूनिट्स वगैरह जो है वो करवा रहे हैं। और आप यहां पर देखिए, सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है उसको देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है सॉल्यूशन क्या है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। उसके बाद में हम बात करेंगे आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे विलियम की सांद्रता को दर्शाने वाली विधियां, जिसमें आप 2 प्रकार के मात्रकों को देखोगे, एक भार मात्रक होते हैं, वेट या एम मास मात्रक, जो कि ताप से प्रभावित नहीं होते, और एक होते हैं भार आयतन प्रकार के मात्रक, जो कि ताप से प्रभावित होते हैं। ये विधियां हैं जिसके अंदर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th क्लास के अंदर आपने इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, नेक्स्ट है मास परसेंटेज, ये सब कुछ हम वहां पर हम कर चुके हैं। मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, ये सब चीजें वहां पर कर चुके हैं, यहाँ पर भी हम उसको करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सक्रियता और सक्रियता गुणांक की, ठीक है, एक्टिविटी कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको। उसके बाद डिल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वाष्पदाब, उसके अलावा उसका अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, और उसके अलावा जो आपका वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्वथनांक का उन्नयन मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दूसरी प्रॉपर्टी है। उसके बाद है हिमांक का अवनमन मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर आपके प्रासरणता, ठीक है। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे राउल्ट के नियम की। राउल्ट के नियम को एक बार हम पहले भी पढ़ेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे। राउल्ट का नियम वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन मतलब किस प्रकार से होता है,
उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, प्रासरण भाप से अनुभार का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, हेमांक के अवनमन क्या होता है, क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन और अणुभार के बीच में थर्मोडायनेमिक जो डेरिवेशंस होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, अलग अलग प्रकार के जो अणुसंख्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं उनको ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं। उसके अलावा ये सारा का सारा लास्ट पड़ा है वांट ऑफ फैक्टर, मतलब है सामान्य आणविक द्रव्यमान विलय के वियोजन संयोजन का अंश, संगुणन का अंश, ये सारा का सारा वांट ऑफ फैक्टर के अंदर आता है, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि विलयन क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विलयन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, विलयन या सॉल्यूशन होता क्या है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिट फिफ्थ, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की, और इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, मतलब होमोजेनस प्रकार का मिक्सचर होना चाहिए और दो या दो से अधिक पदार्थों का होना चाहिए, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विलयन, ठीक है। तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब यहां पर एक वर्ड आया है जिसको हम क्या बोलते हैं, समांगी। समांगी को क्या बोला जाता है, समांगी को बोला जाता है होमोजेनस। समांगी को क्या बोला जाता है, होमोजेनस। और होमोजेनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसका संगठन या कंपोजिशन, संगठन प्रत्येक स्थान पर कंपोजिशन या संगठन प्रत्येक स्थान पर समान रहे, जिसका कंपोजिशन या संगठन प्रत्येक स्थान पर समान रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस टाइप ऑफ सॉल्यूशन या समांगी प्रकार का विलयन बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ORS है। ORS को जीवन रक्षक घोल बोला जाता है और ये एक सॉल्यूशन होता है जो कि बच्चों को दिया जाता है या कोई और व्यक्ति जिसमें प्रॉब्लम हो उसको दिया जाता है। इसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, एक इसके अंदर पाया जाता है नमक, लवण, एक इसके अंदर पाई जाती है चीनी और एक इसके अंदर पाया जाता है पानी या जल। तीन चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन तीनों को जब हम मान लीजिए किसी चीज के अंदर डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीवन रक्षक घोल बन जाएगा, जीवन रक्षक घोल बन जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कांच का गिलास ले लिया और उसके अंदर इन तीनों को बराबर मात्रा में या पानी जो होगा उसको ज्यादा मात्रा में, और उसमें एक चम्मच हमने क्या डाल दी, एक स्पून हमने चीनी डाल दी, एक स्पून हमने नमक डाल दिया और पानी के अंदर उसको घोल दिया। अब जब हम उसको अच्छे तरीके से घोलेंगे तो अगर मैं ऊपर से एक चम्मच को पीता हूं या उस पूरे के पूरे को किसी और पात्र में उड़ेल कर और लास्ट में थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसमें से अगर एक चम्मच को लेकर पीता हूं तो उनका स्वाद क्या होगा, उसका स्वाद क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि पहला और अंतिम बूंद तक वो जो नमक और चीनी है वो आपस में अच्छे से मिल चुके हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, संगठन या कंपोजिशन प्रत्येक स्थान पर समान हो जाएगा। जैसे वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल का संगठन या कंपोजिशन प्रत्येक स्थान पर समान होता है, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और चीज बात करते हैं कि विलयन के अंदर घटक कौन कौन से होते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। जब हम विलयन के बारे में बात करते हैं तो विलयन का सबसे पहला जो प्रकार है वो है घटक इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। घटक या मतलब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक विलयन में दो चीजें पाई जाती हैं, एक विलयन में दो चीजें पाई जाती हैं जिनमें से एक क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट या विलायक और एक होता है सॉल्यूट या विलय। एक होता है सॉल्वेंट या विलायक और एक होता है सॉल्यूट या विलय, ठीक है। विलायक का मतलब होता है जिसकी अधिक मात्रा पाई जाती हो, ज्यादा मात्रा में जो पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे।
और जो कम मात्रा में पाया जाएगा, कम मात्रा में जो पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, जो कम मात्रा में पाया जाएगा उसको विलय, और जो ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर कि किसी भी विलयन का नाम जो होता है वो किसके आधार पर होता है, विलयन की प्रकृति विलायक के आधार पर निर्भर करती है। विलयन की प्रकृति को निर्धारित करता है, विलयन की प्रकृति को निर्धारित करता है ये, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन को ये निर्धारित करता है, और ये विलयन की प्रकृति को निर्धारित नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने क्या किया, नमक प्लस जल है। हमारे पास 100 ml वाटर है और उसके अंदर हमने 2 ग्राम नमक को डाल दिया। अब इससे एक क्या बन गया, नमक का जलीय विलयन बन गया, नमक का जलीय विलयन, या इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, नमक का जलीय विलयन बन गया। तब देखो जल की यहाँ पर ज्यादा मात्रा है तो जल यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, विलायक की तरह, और नमक की यहाँ पर कम मात्रा है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, विलय की तरह। मैंने आपको कहा था इसकी प्रकृति इस पर आधारित होती है, तो प्रकृति का मतलब है, हमने यहाँ पर लिखा है कि ये किस प्रकार का विलयन है, ये एक जलीय विलयन है, अर्थात इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर विलायक के संदर्भ में एक और चीज आती है, वो कहा जाता है, उसे कहा जाता है जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए उसको क्या बोलते हैं, विलायक, और जिसको घोला जाए, जिसको घोला जाए उसे क्या बोलते हैं, विलय। ठीक है, अब हम घटकों के संख्या के आधार पर बात करते हैं। 2 प्रकार के घटक हैं, विलायक और विलय। अब हम घटकों की संख्या के आधार पर विलयन के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करेंगे। घटकों की संख्या के आधार पर विलयन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर कौन कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है बाई कंपोनेंट, मतलब जिसमें 2 हो। ठीक है, द्विअंगी, जिसमें क्या हो, 2 प्रकार के अंग हो, मान लीजिए नमक और जल, ये द्विअंगी प्रकार का मिश्रण है। एक हो सकता है त्रिअंगी, ट्राई कंपोनेंट, जिसमें 3 प्रकार के घटक हों। ठीक है, जिसमें से 2 विलय होंगे और 1 विलायक होगा। मान लीजिए यहाँ पर जल है और हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, एक नमक भी डाल दिया और उसके साथ में हमने क्या डाल दी, शुगर भी डाल दी, चीनी भी। ये त्रिअंगी प्रकार का मिश्रण है। एक होता है बहुअंगी, पॉली कंपोनेंट, एक होता है बहुअंगी या पॉली कंपोनेंट, जिसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। कैसे, देखिए, जैसे हमने क्या डाल दिया, यहां पर हमने कुछ मान लीजिए नींबू डाल दिया एक, उसके साथ में हमने कुछ नमक डाल दिया, उसके साथ में हमने कुछ चीनी डाल दी। ठीक है, और ये सब डाला किसके अंदर, हमने जल के अंदर। तो इसका मतलब इसके घटक कितने होंगे, 3 से ज्यादा प्रकार के घटक होंगे। तो अगर 2 घटक हैं जिसके अंदर 1 विलय और 1 विलायक है, उसको द्विअंगी कहेंगे। ठीक है, इसको बाई कंपोनेंट बोलते हैं। ये ट्राई कंपोनेंट होता है जिसमें 3 घटक होते हैं, और एक बहुअंगी होता है जिसमें 3 से ज्यादा घटक होते हैं। इसके बाद हम अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी थ्योरी क्या। देखिए 2 अथवा अधिक यौगिकों के, यही हमने बात की, 2 अथवा अधिक यौगिकों के एक समांगी मिश्रण को, होमोजेनस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। वह अवयव जो मिश्रण में प्रमुख अवयव के रूप में विद्यमान रहता है उसे सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं, और शेष जो बचा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, विलय। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलय होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी विलयन में विलय पदार्थ आयनिक अथवा आणविक किसी भी रूप में विद्यमान हो सकता है, लेकिन उसका वितरण एकदम समान होना चाहिए।
जिससे वह विलयन एक समांगी मिश्रण के रूप में रहे। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? उस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एकदम समान हो। उदाहरणार्थ ORS से जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए यदि 1 ग्लास जल में 1 चुटकी नमक डालकर घोल दिया जाए तो उस विलयन का ऊपर से लिया गया 1 चुटकी नमक और चीनी डालकर घोल दिया जाए तो उसका ऊपर से लिया गया विलयन भी उसी रंग रूप खारेपन में एकदम समान होगा जो नीचे से होगा। इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए विलयनों के प्रकार। किसी विलयन में 2 या उससे अधिक अवयव हो सकते हैं। किसी विलयन में 2 प्रकार के अवयव होने पर उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, बाई कंपोनेंट बोलते हैं। इसी प्रकार किसी में 3 अवयव होने पर उसे त्रिअंगी या ट्राइटेट्री बोलते हैं। 4 होने पर उसको टेट्रानरी बोलते हैं या टेट्रा कंपोनेंट बोलते हैं। और इसी प्रकार से बहुअंगी प्रकार का होता है। अब देखिए द्विअंगी विलयन में दोनों अवयव में से जिस अवयव की अधिक मात्रा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और दूसरे अवयव जिसकी कम मात्रा में होगी उसको क्या बोलेंगे? हम सॉल्यूट। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां। अब हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार की चीजों के आधार पर कितने प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। और ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और कई बार इनको पूछा जाता है आपके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके अंदर कि किस प्रकार का सॉल्यूशन बन सकता है या नहीं बन सकता, किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले देखिए गैस और गैस। यहाँ पर विलय भी गैस है और विलायक भी गैस है, मतलब सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। तो वो क्या हो जाएगा? वायुमंडल या 2 गैसों का मिश्रण। उसके बाद में गैस की कम मात्रा है जबकि द्रव की ज्यादा मात्रा है, तो उसका कौन सा एग्जांपल है? सोडा वाटर। आपने देखा होगा सोडा वाटर की बोतल के अंदर पानी होता है या जल होता है या द्रव होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भर के उसको बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके अंदर भरी हुई है? उस वाटर के अंदर भरी हुई है। इसी वजह से वो क्या है? गैस और द्रव का मिश्रण। उसके बाद गैस और ठोस का मिश्रण, इसको बोलते हैं पैलेडियम में हाइड्रोजन। पैलेडियम जो होता है, पैलेडियम गैस और ठोस का मिश्रण है। देखिए पैलेडियम इस प्रकार से उसके अंदर बीच में जगह होती है, इस प्रकार से बहुत सारे उसके अंदर रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ जाता है? इसके बीच में यहां पर इनमें बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं। यहाँ पर पैलेडियम में इस प्रकार से जगह होती है और यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगी? यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगी। तो इसका मतलब पैलेडियम ज्यादा मात्रा में, हाइड्रोजन कम मात्रा में, इसी वजह से इसको बोलते हैं पैलेडियम में हाइड्रोजन। उसके बाद है द्रवों का वाष्पीकरण। द्रवों के वाष्पीकरण का मतलब है द्रव और गैस, मतलब द्रव गैस के अंदर द्रव पाया जा रहा है तो अगर हम किसी पानी को या किसी द्रव को गर्म करेंगे तो वो धीरे धीरे गैस के अंदर बदल जाएगा, वो द्रवों का वाष्पीकरण है। उसके बाद है द्रव और द्रव। महत्वपूर्ण प्रकार का जल और अल्कोहल का फॉर्मूला आप ये जानते ही हैं, जल के अंदर अल्कोहल को द्रव और द्रव का होता है। उसके बाद द्रव और ठोस, मतलब ठोस के अंदर द्रव पाया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है? सोने के अंदर हमने पारे को मिला दिया है, ठीक है। उसके बाद है ठोस और गैस, मतलब गैस के अंदर ठोस पाया जा रहा है तो उसका सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है, कैम्फर के अंदर, नेफ्थलीन के अंदर उदरपातन की जो अभिक्रिया होती है, अर्थात बिना टेम्परेचर दिए या सामान्य तौर पर भी सभी में सब्लिमेशन इन ऐसे कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है। सब्लिमेशन या उदरपातन का मतलब क्या होता है? किसी भी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया सब्लिमेशन या उदरपातन कहलाती है, ठीक है। तो वो सब्लिमेशन का प्रोसेस हो गया। उसके बाद है ठोस द्रव। नमक अथवा शक्कर का जल में घोल, मतलब ठोस पदार्थ है उसको हमने द्रव में डाल दिया तो ये तो घरों में काम आने वाले सामान्य प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं और इसी को हम सबसे ज्यादा यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद है ठोस और ठोस। ठोस और ठोस का मतलब होता है मिश्र मेटल, मिश्र धातु का जब भी निर्माण किया जाता है, मिश्र धातु का, तो वो इसी तरीके से निर्माण किया जाता है। 2 धातुओं को गर्म किया जाता है, खूब गर्म करने के बाद जब वो पिघल जाती हैं उनको एक पात्र में रखकर हिलाया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, जिससे अलग अलग प्रकार के मिश्र धातु का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए पीतल। पीतल क्या है? तांबे में जिंक को डाल देते हैं तो पीतल का निर्माण हो जाता है। जब किसी विलयन में विलायक के रूप में कोई द्रव पदार्थ हो, मतलब विलयन में द्रव पदार्थ विलायक के रूप में हो तो उसे हम द्रव विलयन कहते हैं। 3 प्रकार के हो सकते हैं। गैस द्रव के अंदर घुली हुई हो सकती है, द्रव द्रव के अंदर घुला हुआ हो सकता है और ठोस द्रव के अंदर घुला हुआ हो सकता है। सामान्यतः हम जो विलयन शब्द का प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? ठोस और द्रव के मिश्रण के लिए। मतलब ठोस को जब द्रव के अंदर घोला जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास विलयन बनता है उसी के लिए हम सामान्यतः विलयन शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राउट के लॉ के बारे में, आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखिए। देखो
दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। एक मिश्रण होता है, एक विलयन होता है आदर्श प्रकार का आइडियल, और एक होता है अनादर्श प्रकार का नॉन आइडियल। आदर्श प्रकार का वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का 100% पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श प्रकार का। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे हम कहते हैं अनादर्श प्रकार का विलयन। उसे हम क्या कहते हैं, अनादर्श प्रकार का विलयन उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर किस प्रकार से होगा। जब दो द्रव परस्पर पूर्णतः विलयशील होते हैं तो किसी, अगर दो द्रव हैं हमारे पास और वो दोनों के दोनों आपस में बहुत अच्छे तरीके से विलयशील हैं, तो आप उनको किसी भी अनुपात में मिला दो, वो आपस में मिलकर ट्रू सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे। इस प्रकार के द्रव दो प्रकार के विलयनों का निर्माण करते हैं, आदर्श और अनादर्श। अब राउल्ट ये इसके लिए क्या होते हैं आदर्श और अनादर्श, उसको हम देखते हैं। देखिए, वाष्पीकरण की प्रोसेस के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। द्रवों के कुछ उच्च ऊर्जा वाले अणु गति करते हुए द्रव की सतह से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन कहते हैं, जिसमें धीरे धीरे सभी द्रव पदार्थ किसके अंदर बदल जाता है, वाष्प अवस्था में। यदि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को एक बंद पात्र में संपन्न करवाया जाए तो कुछ समय पश्चात साम्यावस्था आती है, और साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर एक दाब लगाया जाता है, जिसे वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते हैं। तो सबसे पहले इस वाष्प दाब के बारे में समझिए, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए यहां पर हमारे पास क्या है, एक पात्र है और इसके अंदर हमने क्या भर दिया, इसके अंदर हमने भर दिया द्रव। ठीक है, इसके अंदर हमने द्रव भरा हुआ है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो उस गर्म करने से क्या होगा, इसके अंदर से जो ये पार्टिकल हैं ये वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएंगे। मतलब ये क्या है, ये तो द्रव है और ये क्या है, ये वाष्प के पार्टिकल हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां अगर इसी को वाष्प दाब के रूप में लिखना हो तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसको फिर गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म किया हमने इसको, इसके अंदर क्या है, ये सारा का सारा द्रव है यहां पर। ठीक है, अब यहां से कुछ अणु जो गैस के हैं वो बाहर इस तरीके से चले गए। ठीक है, यहां पर हमने कुछ इस तरीके से इसके अंदर अणु चले गए और हमने क्या किया, इसको ऊपर से बंद कर दिया। ठीक है, ऊपर से बंद है, ये बंद पात्र है, हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, बंद पात्र, क्लोज्ड कंटेनर है। अब क्या होगा, ये अणु यहां तक जाएंगे। ठीक है, यहां तक जाएंगे, यहां तक जाने के बाद में क्या करेंगे, वहां से वापस आएंगे और वापस आकर जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर से वापस लौटेंगे और वापस आकर यहां पर दबाव डालेंगे इस जगह पर। ठीक है, ये अणु जब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाकर जब वापस आएंगे, जब इनमें साम्यावस्था हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये वापस आकर इस द्रव की सतह पर दबाव डालेंगे। मतलब ये क्या है, ये है द्रव की सतह, द्रव की सतह। और ये क्या है, ये है जल वाष्प या वाष्प के अणु, और ये इसके ऊपर क्या डाल देंगे, प्रेशर डाल देंगे इस तरीके से। तो ये क्या है, ये है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो इसको आप ध्यान से समझिए, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन रहती है कि वाष्प दाब होता क्या है, उसको समझिए। देखिए, जब हम किसी बंद पात्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया करवाते हैं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जब वाष्प का निर्माण होता है और वाष्प और इस द्रव के मध्य जब साम्यावस्था आती है तो वाष्प के कण जो होते हैं, गैस के कण जो होते हैं, उनके द्वारा इस द्रव की सतह पर एक दाब लगाया जाता है। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन ये आता है कि वाष्प दाब का मतलब क्या है, इस गैस के द्वारा इस पात्र की दीवारों पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। ऐसा नहीं होता। मतलब हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो ये कण है, इन कणों के द्वारा जो बाहर की दीवारें हैं इस पर लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। ऐसा नहीं है। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब का मतलब है इन कणों द्वारा इस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। इन कणों द्वारा इस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब या प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर या वाष्प दाब कहलाता है। और इसी वाष्प दाब पर आधारित होती है राउल्ट का नियम, और इसी राउल्ट के नियम पर आधारित होते हैं आदर्श या अनादर्श प्रकार के विलयन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब का मतलब होता है
कि वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। और इसी वेपर प्रेशर के कारण ही इसी वेपर प्रेशर को समझने के लिए राउल्ट का नियम आया, और उसी राउल्ट के नियम के आधार पर ही हम आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या है। द्रवों के, अब हम यहां तक हम पढ़ चुके हैं साम्यावस्था में वाष्प दाब कहलाता है। इसके लिए 1887 में राउल्ट ने एक नियम दिया, किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब। मतलब हमने क्या किया, हमने पानी के अंदर नमक को डाल दिया। तो अब नमक को तो वेपराइज नहीं किया जा सकता भाई, नमक को तो हम वेपराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको गर्म करना शुरू करते हैं। तो वहां पर वेपराइज्ड कौन होगा, वहां पर केवल वाटर या पानी वेपराइज होगा, क्योंकि नमक को वेपराइज करने के लिए या उसको वाष्पीकृत करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, जो कि सामान्यतः उतने टेम्परेचर तक वो विलयन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए अवाष्पशील विलय का मतलब ये होता है, ठोस जितने भी होते हैं लगभग सारे के सारे इनको अवाष्पशील विलय बोलते हैं, ठीक है। मतलब पानी जो है वो वाष्पशील विलायक है, मतलब उसको वेपराइज किया जा सकता है, और जो नमक है वो अवाष्पशील प्रकार का विलय है। अब देखिए, किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब PS उसमें उपस्थित विलायक की मोल भिन्न x0 के समानुपाती होता है। तो यहां पर क्या है, देखिए, किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के विलयन का मतलब हमारे पास एक विलयन है जिसमें हमने अवाष्पशील विलय पदार्थ को डाल रखा है, उसका वाष्प दाब क्या होगा, PS का मतलब है द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसमें उपस्थित विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन होती है, मतलब उसकी मात्रा होती है। तो अब यहां पर एक सिंपल सी चीज है कि जब वाष्प बनेगी ही विलायक की, विलयन के अंदर वाष्प किसकी बनेगी, केवल विलायक की। विलय तो वहां पर भाग ही नहीं लेगा, क्योंकि विलय तो अवाष्पशील प्रकार का है, तो केवल उसी का ही वाष्प दाब काउंट होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि PS समानुपाती होता है x0 के। मतलब जितने ज्यादा विलायक के अणु वहां पर होंगे उतने ही ज्यादा वो वाष्प में बदलेंगे, और जितने ज्यादा वो वाष्प में बदलेंगे उसी आधार पर उसका वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, PS बराबर x0 P0, ठीक है। हमने इसको हटा के समानुपाती को P0 कर दिया, और P0 यहाँ पर क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। मतलब अगर वो अकेला शुद्ध होता, जब अवाष्पशील विलय उसमें नहीं मिला होता, तब उसका वाष्प दाब क्या होता, P0 होता, और PS अब क्या है, विलयन का। वाष्पशील विलय पदार्थ की स्थिति में विलयन का वाष्प दाब विलय तथा विलायक दोनों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। जब वाष्पशील विलय होगा, हम अवाष्पशील विलय के बारे में बात कर रहे हैं और राउल्ट के नियम के बारे में बात कर रहे हैं, जब कोई ऐसा विलय हम डाल देंगे, फॉर एग्जांपल अल्कोहल को जल में डाल दिया, दोनों के दोनों वेपराइज हो सकते हैं। जब दोनों के दोनों वेपराइज हो जाएंगे, तब उस सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा वो दोनों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। जबकि अवाष्पशील में जब हम जो वेपराइजेबल नहीं है उस विलय का प्रयोग करते हैं, उस कंडीशन में केवल एक ही हमारे पास चॉइस रह जाती है, वो होता है विलायक, ठीक है। तो वो विलायक की मोल भिन्न के ही समानुपाती होता है, ठीक है। द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम निम्न प्रकार से होता है। हम ये कह रहे हैं कि द्रव द्रव प्रकार के विलयन है। माना कि विलयन में द्रव A के Na मोल और द्रव B के Np मोल विद्यमान है। माना कि शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब P0 है और शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब P0 भी है। A और B के विलयन में माना कि द्रव A और B के आंशिक दाब गैसों के लिए हम यूज करते हैं, किसी का स्पेसिफिक दाब जो होता है वो उसका फ्रैक्शनल प्रेशर या आंशिक दाब कहलाता है। PA तथा PB हो तो राउल्ट के नियमानुसार यहां पर हमने वही ले लिया, PA = P0AX है, मतलब किसके समानुपाती है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसकी मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर है। और PB बराबर P0P × XP, मतलब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके जो विलयन का जो वाष्प दाब है उसके गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर क्या है, XA और XB क्या है, XA और XB A और B की मोल भिन्न है। मोल फ्रैक्शन को प्रदर्शित करने के लिए X का यूज किया जाता है, और ये ध्यान रखने की चीज है कि मोल फ्रैक्शन और विद्युत ऋणात्मकता दोनों की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। ऑलवेज XA प्लस XB या कितनी भी हमारे पास हो प्लस XN, इनकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। मतलब एक विलयन में एक पदार्थ में पाए जाने वाले सभी पदार्थों की, या हमारे पास एक यौगिक है या हमारे पास एक मिश्रण है,
एक मिश्रण में पाए जाने वाले सभी पदार्थों की मोल भिन्न का कुल योग एक से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे x और xb क्रमशः a और b की मोल भिन्न है, और मोल भिन्न को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो होता है अवयव के मोलों की संख्या, मतलब उस कंपोनेंट के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है a प्लस बी का, तो इन दोनों के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, Na और Nb, और अवयव हमारे पास Na है, तो xa के लिए किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, xa के लिए ज्ञात कर सकते हैं Na अपॉन Na प्लस Nb। तो उसी तरीके से इसको ज्ञात किया गया, xa का मान ये, xb का मान ये। अब इन दोनों का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, P बराबर किसके होता है, Pa प्लस Pb के, तो Pa की वैल्यू क्या है, P नॉट ए x है, और Pb की वैल्यू क्या है, P नॉट बी xb। ठीक है, अब अगर हम इसका आरेख खींचें तो इस तरीके से इसका एक आरेख आता है। ठीक है, ये मोल भिन्न का आरेख आता है। यहां पर जो भी सोल्यूशन होगा वो Pa प्लस Pb के बराबर आदर्श प्रकार की स्थिति होगी। ठीक है, बाकी सारी की सारी अनादर्श प्रकार की स्थितियां होती हैं। यदि किसी विलयन के लिए Pa अथवा Pb को xa तथा xb के, यहाँ पर Pa है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो प्रेशर आएगा, इधर भी प्रेशर आएगा, और यहाँ पर क्या है, उसकी मोल भिन्न है, उनके संदर्भ में खींचा जाए तो इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है, जो कहां से गुजरते हैं, P नॉट ए अथवा P नॉट बी बिंदु से गुजरते हैं, और यहाँ xa तथा xb का मान इकाई होता है। उसके बाद में जिन विलयनों पर राउल्ट का नियम, जिन विलयनों पर यह नियम लागू किया जा सकता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ऐसे विलयनों के लिए वाष्प दाब के मान P नॉट ए और P नॉट बी के मध्य होते हैं, और P नॉट ए और P नॉट बी को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर P नॉट ए की है, P नॉट बी के है, इनके जोड़ने वाली जो ये रेखा है ये P नॉट ए और P नॉट बी। यहाँ पर अगर कोई स्थित होगा यहाँ पर, तो ये किसके लिए होगा, ये होगा आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन के लिए। ठीक है, जिन पर ये नियम लागू नहीं किया जा सकता उनको अनादर्श प्रकार का विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये है दाब। अब यहाँ पर हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि एक नीचे और एक ऊपर क्यों होता है। यहाँ पर ये ग्राफ बना लिया, एक नीचे और एक ऊपर है। इसका रीजन है विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, और हमने यहाँ पर B माना है, तो जिसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसके लिए उसका आंशिक दाब भी उतना ज्यादा होगा। ये आंशिक दाब है उसका, अगर अकेला विलायक होता तो उसका दाब ये होता, तो यहाँ पर ये विलायक है। अब समय के साथ साथ जैसे जैसे उसका आंशिक दाब कम हो रहा है वैसे वैसे किसका, विलायक आंशिक दाब बढ़ रहा है, तो विलय की मात्रा यहाँ पर उसका दाब सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर इसका कम, यहाँ पर इस तरीके से दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो एक आदर्श प्रकार का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आदर्श सॉल्यूशन क्या है, आदर्श सॉल्यूशन का मतलब है दो या दो से अधिक अवयवों वाले ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं और समस्त तापमानों पर, हम कोई भी कंसंट्रेशन ले लें, कोई भी अगर उसका टेम्परेचर ले लें, तो उन सभी परिस्थितियों में वो क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इन विलयनों के लिए वाष्प दाब शुद्ध अवयवों के वाष्प दाब के मध्य होते हैं। ठीक है, मतलब शुद्ध का यहाँ पर है वाष्प दाब, इसका यहाँ इनके लिए बीच में आएगा कहीं पर भी। ठीक है, अब एक और चीज, माना कि दो द्रव A और B को परस्पर मिलाते हैं, यदि A और B के आकर्षण बल का मान उतना ही है जितना A और A, इसके लिए एक और चीज होती है आदर्श के लिए, आदर्श के लिए एक और चीज होती है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन करता है, पहला। दूसरा, A और B के अंदर, A और B के अंदर जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है, जो A और B के बीच में होती है। मतलब A और B के बीच में जो बंध बनता है वो उतना ही प्रबल होता है जितना A और A का और B और B का बंध होता है। ठीक है, उसके बाद में आदर्श विलयन केवल वही होते हैं जिनके अणु परस्पर समान हो, उनकी संरचना और ध्रुवता वगैरह समान हो, उसको हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। अब इसके लिए एक और चीज है डेल्टा H मिक्सिंग। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, मतलब ना तो ऊर्जा बाहर निकलती है और ना ही ऊर्जा देनी पड़ती है विलयन को बनाने के लिए। उसके बाद में फोर्थ इसके अंदर चीज है डेल्टा V मिक्सिंग, मतलब आयतन में परिवर्तन भी शून्य होता है। चार चीजें हैं। सबसे पहली बात, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दूसरी बात, इनके मध्य का जो बंध होता है वो उतना ही प्रबल होता है जितना, ये मान लीजिए A और B का बंध है वो उतना ही प्रबल होगा जितना उसके विलय के बंध के मध्य बंध प्रबल था, या विलय के जो अणु थे उसके मध्य बंध प्रबल था। तीसरी बात, जिनकी ध्रुवता और संरचनाएं वगैरह समान होती हैं वही आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। जैसे बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण लगभग एक जैसे हैं, एथिल ब्रोमाइड और आयोडाइड का मिश्रण दोनों एल्किल हैलाइड हैं, दोनों एक जैसे हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का दोनों एरिल हैलाइड हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो इसके एग्जांपल्स भी आपको याद होने चाहिए, और इसके अलावा इसके जो 3-4
ये पॉइंट्स हैं, ये भी याद होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला राउल्ट का नियम, दूसरा इनके मध्य का आकर्षण बल जो है इनके अवयवों के आकर्षण बल के बराबर होता है, तीसरा इनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन, विलीन बनने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, चौथा विलीन बनने के दौरान होने वाला आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है, और पांचवा जिनकी ध्रुवता या संरचनाएं समान होती हैं या लगभग एक जैसे होते हैं वही आपस में मिलकर आदर्श विलीन का निर्माण करते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बेंजीन प्लस टोलुइन, ब्रोमो एथिल आयोडाइड, और उसके अलावा एथिल आयोडाइड और एथिल ब्रोमाइड, उसके अलावा हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इन सभी के बारे में बात करेंगे क्योंकि सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं और उसके अलावा एक ग्राफ पूछे ले जाता है, ये आदर्श विलयन के लिए, ये अलग अलग प्रकार के विलयन के लिए। ठीक है, इनका मान इन दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ पर आज हमने बात की विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब के आधार पर राउल्ट के नियम को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, अवाष्पशील प्रकार का विलय क्या होता है, और उसके बाद हमने बात की आदर्श विलयन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। वो 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, एजोट्रॉप्स के बारे में वो हम आगे बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।